नमस्कार, मैं हूं मोनिका जायसवाल और आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज। बुलेटिन की शुरुआत बड़ी खबर के साथ। आपको बता दें, इंडिया न्यूज हरियाणा की खबर का बड़ा असर हुआ। बीडीपीओ पूजा शर्मा को सस्पेंड कर दिया गया। पूजा शर्मा पर लाखों रुपए के गबन का आरोप है। साथ ही भाई की फर्म के नाम पर फर्जी तरीके से चेक काटने का भी आरोप मुजेंडी गांव से जुड़ा हुआ है। ये पूरा मामला डीसी ने बीडीपीओ को सस्पेंड करने की सिफारिश की थी, जिसके बाद उन्हें आज सस्पेंड कर दिया गया। ये बड़ी और अहम जानकारी आपको बता दें, इंडिया न्यूज हरियाणा की खबर का बड़ा असर हुआ है। हमने खबर को प्रमुखता से दिखाया था, जिसमें बताया गया था कि बीडीपीओ पूजा शर्मा ने किस तरीके से फर्जीवाड़ा किया और साथ ही कितने लोगों की मिली भगत है इस पूरे मामले पर। अब इसका खुलासा भी हो जाएगा। और आज पूजा शर्मा को सस्पेंड कर दिया गया। ये बड़ी और अहम जानकारी आपको बता दें, इंडिया न्यूज ने कल ही प्रमुखता से खबर को दिखाया था, जिसके बाद आज बीडीपीओ पूजा शर्मा को सस्पेंड कर दिया गया। पूजा शर्मा पर लाखों रुपए के गबन का आरोप है। इसी के साथ भाई की फर्म के नाम पर फर्जी तरीके से चेक काटने का भी उनके ऊपर आरोप लगा है। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए देवेंद्र कौशिक हमारे संवाददाता फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। जी देवेंद्र, तो आखिर कल खबर प्रमुखता से दिखाए जाने के बाद आज पूजा शर्मा को सस्पेंड कर दिया गया। आगे क्या कुछ कार्रवाई होगी उन पर? बिल्कुल निश्चित तौर से देखिए मोनिका, जिस तरह से बीडीपी और पूजा शर्मा पर करप्शन के आरोप लग रहे थे और न केवल आरोप बल्कि एफआईआर तक दर्ज कर दी गई 70 लाख के गबन के मामले में, तो ऐसे में बड़ा सवाल यही उठ रहा था कि आखिर पूजा शर्मा को सस्पेंड होने से बचा कौन रहा है। क्या राजनीतिक संरक्षण है या चंडीगढ़ में बैठे कोई आका हैं जो बचा रहे हैं? आखिर बिग बॉस कौन है? लेकिन ऐसे में जब इंडिया न्यूज हरियाणा ने इस खबर को प्रमुखता से दिखाया तो ऐसे में चंडीगढ़ तक अधिकारियों में हलचल हुई और हलचल का नतीजा ये रहा कि आज बीडीपीओ को शनिवार का वक्त होने के बावजूद भी सस्पेंशन के ऑर्डर उसके जारी कर दिए गए हैं। और सबसे बड़ी बात, जो गबन के मामले में एफआईआर दर्ज हुई है 4 लोगों के खिलाफ, जिसमें बीडीपीओ पूजा शर्मा और उसके भाई ललित मोहन शर्मा के साथ साथ में मुजेड़ी गांव की पूर्व सरपंच और एक सस्पेंडेड ग्राम सचिव, इनके खिलाफ में करीब 70 लाख के गबन का एफआईआर दर्ज की जा चुकी है। और ऐसे में एक जो जांच रिपोर्ट बनाई गई थी, जांच रिपोर्ट के आधार पर ही जिला उपायुक्त यशपाल यादव की तरफ से सस्पेंशन के लिए लिखा गया था, लेकिन अभी तक वो सस्पेंड नहीं हो पाई थी। लेकिन इंडिया न्यूज को जब वो चिट्ठी मिली और जो जांच रिपोर्ट इंडिया न्यूज हरियाणा को मिली, उसके बाद में जब इसको प्रमुखता से दिखाया तो उसके अब आदेश हो गए हैं। अब देखना होगा, क्योंकि अभी गिरफ्तारी की तलवार चारों पर लटकी हुई है। ऐसे में पूजा शर्मा की गिरफ्तारी कब तक होती है, क्योंकि गबन के मामले में एसीपी रैंक के अधिकारी उसकी जांच कर रहे हैं, करप्शन का मामला है, तो अब देखना होगा कि गिरफ्तारी कब तक इन आरोपियों की हो पाती है। जी मोनिका। देवेंद्र, जिस तरीके से जिस लेवल पर ये सारी चीजें फर्जीवाड़ा चल रहा था, ऐसे में जाहिर सी बात है कि इसमें और भी कई लोगों की मिली भगत हो सकती है। क्या उनका कोई नाम सामने आया? बिल्कुल, देखिए अगर बात करें तो जांच लगातार जारी है और अभी भी चूंकि एक जांच पहले हो चुकी कि जिसके आधार पर जिला उपायुक्त की तरफ से एफआईआर दर्ज कराई गई थी, लेकिन इसके साथ साथ में अब और जो विस्तार इसका जांच का होगा उसमें अन्य जो लोग हैं उनको देखा जाएगा कि आखिर कौन कौन इस करप्शन के मामले में शामिल हैं। इसके अलावा अगर हम बात करें तो देखिए, एक तरफ जहां एफआईआर दर्ज हुई है तो अब शिकंजा सरकार की तरफ से पूरी तरह से बीडीपीओ पूजा शर्मा पर कसता जा रहा है। एक तरफ एफआईआर दर्ज हुई है तो दूसरी तरफ विजिलेंस की जांच भी शुरू कर दी गई है और आय से ज्यादा संपत्ति के मामले में ये जांच शुरू की गई है। और इसमें साफ तौर से जो डीडीपीओ कार्यालय है उसको विजिलेंस के डीएसपी की तरफ से एक पत्र जारी किया गया है और तमाम जानकारी पूजा शर्मा को लेकर मांगी गई है कि आखिर पूजा शर्मा कौन कौन से जिले में और कौन कौन से ब्लॉक में तैनात रही है और कहां कहां से उसको सरकार की तरफ से जो वेतन दिया गया है या अन्य सरकारी कोई भत्ता दिया गया है। इसके अलावा यहां तक की जांच भी मांगी गई है पत्र लिखकर साफ तौर से कि पूजा शर्मा ने अगर चल और अचल संपत्ति इस बीच में खरीदी है तो क्या सरकार से इस बात को लेकर कोई परमिशन ली थी या नहीं ली थी। ऐसे में अब देखना होगा कि एक तरफ जहां विजिलेंस की जांच शुरू हुई है, दूसरी तरफ एफआईआर दर्ज करप्शन के मामले में हुई है और साफ तौर से एसीपी पृथ्वी सिंह जो जांच इसकी कर रहे हैं केस की, उनका साफ तौर से कहना है कि इसमें गिरफ्तारी संभव है और जैसे ही उनकी जांच पूरी होगी गिरफ्तारी हो जाएगी। जी देवेंद्र, तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत शुक्रिया।
तो बीडीपीओ पूजा शर्मा को सस्पेंड कर दिया गया है, आपको बता दें। इसके साथ ही क्या इस पूरे मामले में और भी कोई लोग संलिप्त थे, ये भी देखा जाएगा। और बीडीपीओ पूजा शर्मा के ऊपर क्या क्या आरोप हैं, ग्राफिक के जरिए आपको समझाने की कोशिश करेंगे। मुजेड़ी गांव की पंचायत से बड़ी मात्रा में रुपयों को निकाला गया। पहली बड़ी लापरवाही, जनवरी 2020 से मई 2020 तक 2 करोड़ 32 लाख रुपए निकाले गए। बिना किसी सक्षम अधिकारी की अनुमति के ये पूरे पैसे निकाले गए थे। बीडीपीओ पूजा शर्मा ने चेक काटने के लिए भी दबाव बनाया, जिसके बाद ग्राम सचिव पर चेक काटने के लिए यह दबाव बनाया गया। इसके बाद दबाव बनाकर 27 लाख रुपए के चेक काटे गए। ये बड़ी लापरवाहियां, ये चेक ललित मोहन की फर्म शिवगंगा कॉन्ट्रैक्टर के लिए कटवाए गए। इसके बाद ललित मोहन शर्मा बीडीपीओ पूजा का सगा भाई है, आपको बता दें। ये बड़ी लापरवाही सामने आई। इस चेक के लिए कोई बिल भी नहीं दिया गया। इतना ही नहीं, जिस काम के लिए ये चेक दिया गया वो काम जमीन पर दिखाई नहीं दिए। पंचायत पंच के जवाब में डीसी ने 2 बार चिट्ठी लिखी और 2 बार चिट्ठी लिखने के बावजूद भी पूजा शर्मा ने इसका कोई जवाब नहीं दिया, जिसके बाद डीसी ने पूजा शर्मा को कारण बताओ नोटिस भी जारी किया। लेकिन कारण बताओ नोटिस जारी करने के बाद भी संतोषजनक जवाब नहीं मिला। इसके बाद मास्क और सैनिटाइजर खरीद में भी बड़ी लापरवाही सामने आई। 62,24,000 रुपए की खरीद के लिए मिले थे और नीमका गांव की पंचायत द्वारा ये पूरी खरीद की गई थी, जिसके बाद इस खरीद पर बीडीपीओ पूजा शर्मा से जवाब मांगा गया था। लेकिन सरकार की हिरासत के बाद भी ठीक ढंग से पालन नहीं किया गया। कई बार हिदायतें दी गई। आपको बता दें, मोठुका ग्राम पंचायत में चहेतों को जमीन बेचने का आरोप। सरपंच द्वारा चहेतों को करीब 1 एकड़ जमीन बेची गई। जमीन बेचकर मोटी रकम हड़पने का भी आरोप। जमीन पर अवैध निर्माण को नहीं हटाया गया। ये सारे वो आरोप हैं जो पूजा शर्मा पर लगे। विजिलेंस जांच में एसडीएम ने बीडीपीओ से जवाब मांगा। एसडीएम को बीडीपीओ पूजा शर्मा से कोई जवाब नहीं मिला। वहीं मुजेड़ी गांव की पंचायत, आपको बता दें, सिक्योरिटी मनी के नाम पर बिजली के बिलों में की जा रही बढ़ोतरी को लेकर स्थानीय लोगों ने हरियाणा वेयर हाउस के चेयरमैन और पृथला से विधायक नैनपाल रावत को ज्ञापन सौंपकर मदद की गुहार लगाई। लोगों की माने तो वो पहले से ही कोरोना को लेकर परेशान हैं और ऊपर से सिक्योरिटी मनी ली जा रही है। मामले में नैनपाल रावत ने लोगों को भरोसा दिया कि उनसे अगर कोई और प्रावधान होगा तो इसको लेकर मुख्यमंत्री से बात करेंगे ताकि लोगों को राहत मिल सके। उन्होंने कहा कि बिजली बिलों में बढ़ोतरी नहीं की गई, बल्कि सिक्योरिटी के लिए रुपये जमा किए जा रहे हैं। जल्द ही इसको लेकर ऊपर बात की जाएगी और इसमें अगर कोई भी हल निकलता है तो उसके लिए मुख्यमंत्री से निवेदन भी किया जाएगा। पैसा नहीं इकट्ठा किया जाए, एडवांस पैसा ना लिया जाए, उपभोक्ता को इससे परेशानी होगी। और मैं कहीं ना कहीं समझता हूँ कि कोरोना काल के चलते भी लोगों को मैं समझता हूँ कि अभी राहत पूरी तरह से नहीं मिली है। तो ऐसे वक्त में निश्चित तौर पर परेशानी थोड़ी होती है। लेकिन मैं आपको ये भी बता दूं कि माननीय मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी की मेहरबानी से, हरियाणा सरकार के मेहरबानी से जो बिजली है वो जो 24 घंटे का प्रावधान किया गया है। इससे पहले सरकारें आती थीं, बिजली फ्री की बात करती थीं और अन्य बात करती थी, लेकिन वो बिजली 4 से 6 घंटे केवल दे पाती थीं, चाहे वो किसान की बिजली हो, चाहे वो जनरल उपभोक्ता की बिजली हो। मैं समझता हूँ कि बिजली के महकमे में जो सुधार आया पहली बार देखने को मिला है। एक स्कीम सरकार लेके आई है, ये कितनी कारगर सिद्ध होती है इसके तो परिणाम बाद में आएंगे। लेकिन निश्चित तौर पर माननीय मुख्यमंत्री महोदय के साथ मिलकर के इनकी समस्या है उसको बताया जाएगा और अगर इसमें कोई प्रावधान संभव है तो वो संभव भी कराया जाएगा। मैम, स्वच्छ फरीदाबाद सुंदर फरीदाबाद के मुद्दे पर नगर निगम कमिश्नर यशपाल यादव ने नगर निगम के सभी अधिकारियों के साथ बैठक की।
बैठक में कचरे के निपटारे को लेकर बातचीत की गई। यशपाल यादव ने माना कि शहर में मौजूदा समय कचरे का निपटारा करना सबसे बड़ी समस्या है। फिलहाल 40% घरों के कचरे को ही घर घर जाकर इकट्ठा किया जा रहा है। वहीं सीवरेज व्यवस्था को भी बेहतर तरीके से नहीं संभाला जा रहा। यशपाल यादव ने बताया कि कचरे के निपटारे को लेकर सरकारी अधिकारियों, कर्मचारियों, उद्योगपति, सामाजिक, धार्मिक और शैक्षणिक क्षेत्र से जुड़े लोगों के साथ साथ मिलकर आगे बढ़ाना होगा। उनकी पहली कोशिश शहर को कचरा मुक्त बनाना है। उन्होंने कहा कि उनके पास बड़ी समस्या घर घर से कचरा उठाने के लिए वाहनों की कम संख्या होना भी है और इसी कमी को लेकर CSR के तहत और लोगों के सहयोग से इसे पूरा करेंगे। जैसी DC साहब ने, MC कमिश्नर साहब ने बताया, जो भी इंडस्ट्री से उनकी रिक्वायरमेंट रहेगी या सपोर्ट रहेगी, वो उसको हम पूरा भरपूर सहयोग देंगे और सही करेंगे जैसा वो चाहते हैं। म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के जो 40 वार्ड्स हैं उसमें 40 ऑफिसर्स की ड्यूटी लगाई गई है और 40 लोग हम चाहते हैं जो समाज के प्रोमिनेंट लोग हों, चाहे इंडस्ट्रीज़ हों, चाहे एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस हों, चाहे हॉस्पिटल्स हों, वो साथ आएँ और हर एक वार्ड को एक अडॉप्ट करें, उसमें सहयोग करें। तो इस काम के लिए इन लोगों को बुलाया गया था। फरीदाबाद के लोग पहले काफ़ी मदद हमेशा करते रहे हैं और आज उनको एक ये मॉडल एक्सप्लेन किया गया है कि किस तरह से हम शहर को गार्बेज फ्री कर सकते हैं, कैसे उसके लिक्विड वेस्ट मैनेजमेंट को हम बेहतर कर सकते हैं। और उन लोगों को ये रिक्वेस्ट की गई है कि आप इस काम में सहभागी बने और मुझे उम्मीद है कि इस काम को आगे बढ़ाने में। निकिता हत्याकांड मामले में न्यायाधीश सरताज बासवाना की अदालत ने तौशीफ और रेहान को उम्र कैद की 26 मार्च को सजा सुनाई थी, लेकिन उस आदेश की कॉपी अब पीड़ित परिवार को मिली है, जो कि 121 पेज की है। अब निकिता के वकीलों का पैनल उस आदेश की कॉपी का अध्ययन करने के बाद दोनों आरोपियों को फांसी की सजा के लिए हाईकोर्ट से अपील करेगा। सजा के आदेश की कॉपी में कौन से ऐसे तथ्य हैं जिनके आधार पर पीड़ित परिवार हाईकोर्ट जाएगा, इस पर हमारे संवाददाता देवेंद्र कौशिक ने निकिता के वकील और निकिता के पिता मूलचंद तोमर से खास बातचीत की। निकिता हत्याकांड मामले में फैसला तो 26 मार्च को आ गया था और दोनों आरोपियों को उम्र कैद की सज़ा सरताज बासवाना की अदालत ने सुना दी थी, लेकिन उस फैसले की कॉपी आज पीड़ित परिवार को और पीड़ित पक्ष को मिली है। और आप ये जो देख रहे हैं, ये वही फैसले की कॉपी है जो 121 पेज की है और अब इसकी एग्जामिन इसको किया जा रहा है वकीलों के पैनल की तरफ से कि आखिर कौन कौन से ऐसे पॉइंट्स हैं जिनके आधार पर हाई कोर्ट जाकर आरोपियों को फांसी की सज़ा दिलाई जा सके। चूँकि परिवार लगातार मांग कर रहा था, वकील अदालत में लगातार मांग कर रहे थे कि आरोपियों को फांसी की सज़ा हो। हमारे साथ में निकिता के वकील हैं ईदल सिंह, उनसे बात कर लेते हैं। सर, फैसले की कॉपी आ चुकी है, हाई कोर्ट जाने की आप बात कर रहे थे, कौन से ऐसे पॉइंट्स हैं इसमें जो आधार बनेंगे इसको फांसी तक पहुँचाने को आरोपियों? देखो, आज हमें जजमेंट की कॉपी मिली है और मिलने के बाद हम इसको रीड कर रहे हैं, अपने डिस्कस कर रहे हैं आपस में, अपने काउंसिल आपस में। और काउंसिल में काफ़ी ऐसी चीज़ें इसमें दिखाई दे रही हैं, मिल रही हैं जो हमारी ऑरल और डॉक्यूमेंट एविडेंस है जो इनको दोषियों को फांसी के तख्ते तक पहुंचा सकती है। वैसे तो 90 दिन का आपके पास में वक्त है, लेकिन क्योंकि फैसले की कॉपी अब मिल चुकी है तो कब तक आप हाई कोर्ट में अपील करेंगे? हमारी हाई कोर्ट में जो हमें काउंसिल जिनसे बात हुई है वो कह रहे हैं नेक्स्ट वीक आ जाओ, नेक्स्ट वीक हम हाई कोर्ट जाएंगे और हाई कोर्ट जाकर ये अपनी अपील फाइल करवाएं। क्या लगता है इस फैसले से हाई कोर्ट में फांसी की सज़ा तक आप पहुंचा पाएंगे इस केस को? हाँ, हमारे काउंसिल ने कहा कि हाई कोर्ट में से फांसी की फांसी तक की सज़ा इनको दिलाएंगे। हमारे साथ में इस बीच में निकिता के पिता मूलचंद तोमर भी हैं, क्योंकि वो भी लगातार इस बात को लेकर सहमति जरूर जता रहे थे अदालत के आदेश पर, लेकिन वो हाई कोर्ट जाने की भी बात कर रहे थे। सर, अब कॉपी मिल चुकी है, एग्जामिन कर रहे हैं, आप लगातार वकीलों के साथ में बैठे हैं, कैसे देखते हैं हाई कोर्ट में इस फैसले को, आपके पक्ष में होगा? देखो, पहले भी हमारी फांसी की मांग थी और फांसी की मांग हमने ऐसे ही नहीं करी थी। फांसी के लिए पर्याप्त सबूत हैं, पर्याप्त साक्ष्य हैं जो हमारी तरफ से हमारे एडवोकेटों के द्वारा दिखाए गए थे। और वो इस जो कॉपी मिली अभी ऑर्डर कॉपी, इसमें भी काफ़ी कुछ हैं, वो सारे हैं और उसके आधार पे उनको हाई कोर्ट में फांसी मिलना बिल्कुल निश्चित है।
मैंने तो पहले भी कहा था कि हमारी न्यायालय को ये दिखाने का टाइम था कि गरीब अमीर, राजनीतिक रसूख वाला हो या कोई हो, उसको कैसे बराबर रखना है, कैसे न्याय देना है। न्याय सबको बराबर मिलता है, लेकिन मुझे लग रहा है कि यहाँ न्याय में कहीं कमी रह गई है और उसके लिए हम हाई कोर्ट जाएंगे और हाई कोर्ट में हमें ज़रूर दोषियों को फांसी की सज़ा मिलेगी। मूलचंद जी, हम समझ सकते हैं आपका दर्द, लेकिन अदालत साक्ष्यों और गवाहों के आधार पर चलती है और फैसले भी उसी आधार पर होते हैं। क्योंकि आप बिटिया के पिता हैं, जरूर निश्चित तौर से आप लगातार फांसी की मांग कर रहे थे, तो क्या वकीलों से अब इस बात को लेकर बात हुई है कि हाँ, ये जो फैसला है इसको आधार बनाकर, इसके पॉइंट्स को आधार बनाकर आप हाई कोर्ट जब जाएंगे तो वहाँ फांसी की सज़ा हो जाएगी दोनों आरोपियों को? हमारी जो लीगल टीम है वो सारा रीड कर रही है इसको, और इसके में बहुत कुछ है। इसमें काफ़ी कुछ ऐसा है जो 2-2 बार फांसी पे वो लोग चढ़ सकते हैं। तो हाई कोर्ट में 100% फांसी की सज़ा उनको मिलेगी ही मिलेगी। जी बिल्कुल, एक आखिरी सवाल आपसे भी कर लेता हूं, क्योंकि अजरुद्दीन को बरी कर दिया गया था और कहीं ना कहीं इस बात को लेकर भी देखा जा रहा था कि आखिर वो बरी कैसे हुआ, क्योंकि उसने हथियार उपलब्ध उसने कराए थे। क्या कहेंगे, क्या इसको लेकर भी आप हाई कोर्ट जाना? साहब ऐसा है, कॉजेंट एविडेंस है अजरुद्दीन के बारे में, जब उससे सप्लाई हुआ है सारा कुछ है, उसको इग्नोर कर दिया गया। उसको तो बराबर का हकदार है वो सज़ा के लिए, उसको भी सज़ा होनी चाहिए थी, उसे भी गलत बरी कर दिया गया है। इसीलिए हम चाहेंगे कि हाई कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाएंगे, डेफिनेटली खटखटाएंगे। नेक्स्ट वीक जाकर अपील डेफिनेटली फाइल होगी और इसमें पूरी कॉजेंट एविडेंस है, जिसके ब्याह पे ब्रॉड डे लाइट मर्डर था, ब्रूटली उसका मर्डर किया गया है, जिसमें फांसी तो बनती है। इससे कम की सज़ा तो वैसे ही नहीं बनती है। बिल्कुल निश्चित तौर से देखिए, बिल्कुल निश्चित तौर से वकीलों का पैनल की तरफ से जो पैनल है, साफ तौर से उनका कहना है कि हाई कोर्ट जाएंगे और निश्चित तौर से उसको फांसी की सज़ा दोनों आरोपियों को दिलवाएंगे। जो अजरुद्दीन जिसको बरी किया गया है, उसको भी तमाम वकील कह रहे हैं कि वो बराबर का दोषी है और उसके खिलाफ भी हाई कोर्ट में अब अपील करेंगे। फरीदाबाद से देवेंद्र कौशिक, इंडिया न्यूज़। अक्सर लड़कियों के लापता होने की कई शिकायतें सामने आती हैं। इनमें नाबालिग लड़कियों के मामले ज्यादा होते हैं। ऐसे ही मामले में फरीदाबाद पुलिस ने 264 नाबालिग लड़कियों की गुमशुदगी के केस में 200 से ज्यादा लड़कियों की तलाश कर उन्हें उनके घर तक पहुंचाया। नाबालिग लड़कियों के लापता होने के मामले को लेकर फरीदाबाद पुलिस कमिश्नर से बात की इंडिया न्यूज हरियाणा के डिप्टी एडिटर सुंदर सोलंकी ने। देखिए रिपोर्ट। फरीदाबाद की करें तो एक ऐसा आंकड़ा सामने आया है जिसमें फरीदाबाद पुलिस की सराहना करनी होगी। 264 माइनर मिसिंग गर्ल थी, उनमें से 200 से ज़्यादा बच्चियों को रिकवर करके उनके घर पहुंचा दिया गया। सीपी साहब हमारे साथ बातचीत के लिए मौजूद हैं, ओपी सिंह जी। सर, पहले तो बधाई है आपको कि क्योंकि ये बच्चियों का इतना सेंसिटिव मामला है, किन हाथों में पड़ती हैं, कैसे पढ़ेंगी, जीवन क्या होगा, ये आखिर पहले तो ये जानना चाहेंगे कि वजह क्या क्या है इन बच्चियों के बाहर निकलने की, फिर आपकी कामयाबी की बात करेंगे कि कैसे आप ट्रेस करते हैं। देखिए, पिछले साल जुलाई से लेके अब तक 264 के आसपास माइनर गर्ल्स के अपने घर को छोड़ के जाने की बात आई है और शिकायत अमूमन यही मिलती है कि किसी लड़के के साथ चली गई है, बहला फुसला के ले गया है, इस तरह की बात होती है। तो माइनर लड़की है जो बच्ची है और घर से बाहर है, किसी जानने वाले या अनजान आदमी के साथ है, तो वो एक ऐसी दुनिया में निकल गई है जहाँ कि उसके साथ कुछ भी हो सकता है। तो हम इसको काफ़ी गंभीरता से लेते हैं और एक तो फटाफट मुकदमा 363, 366 IPC की हम दर्ज करते हैं और उसको टॉप प्रायोरिटी देते हैं उनको ट्रेस करने का। ट्रैप से ही ये काम शुरू हो जाता है। जैसे मुकदमा दर्ज हुआ तो ये नहीं कि उनको टरकाते रहें, तो बिल्कुल ऑलमोस्ट कहें कि बहुत सारा काम रोक के इस काम को हम ध्यान देते हैं। निश्चित रूप से बड़ा काम है, इतने बड़े बड़े शहर हैं, इतना बड़ा देश है और उसमें असर कुछ इस तरह का वाकया भी आया कि ये जो बच्चियां हैं मिसिंग होती हैं तो किन गलत हाथों में पड़ जाती हैं, कुछ इस तरह की कहानियाँ भी आई हैं। देखिए, हो क्या गया कि जो सोशल मीडिया के बाद लड़की को कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है, उसके दुनिया भर के फ्रेंड्स होते हैं, फेसबुक में, इंस्टाग्राम में। कभी इनमें से स्कूल जाती है, वहाँ उनको कोई मिल जाता है दोस्त,
एक तो कल ही एक घटना मेरे सामने आई कि 12वीं की छात्रा थी, बस के कंडक्टर के साथ भाग गई वो। इस तरह की जो इंटरेक्शन होता है लड़कियों का ऑनलाइन या ऑफलाइन, तो उसमें कोई इनको प्रभावित कर जाता है। ये भोली वाली होती है, उतना बुद्धि इनको होता नहीं है, तो ये निकल जाती है साथ में। फरीदाबाद में जो यहाँ लो इनकम ग्रुप के काफ़ी लोग हैं, वहाँ आबादी की डेंसिटी ज़्यादा है, इंटरेक्शन ज़्यादा है, लिविंग कंडीशन उतना अच्छा नहीं है, तो वहाँ से भी उन्हें घर छोड़ के जाने की घटनाएं काफ़ी रिपोर्ट होती है। बहुत सारी चीज़ें बताई सर ने। और देखिए बड़ी चीज़ ये है कि बच्चा जब आपके घर आता है तो वो कोई इनविटेशन दे के नहीं आता है, आप दुनिया में लाते हैं उसे, इसलिए जिम्मेवारी आपकी बनती है। पुलिस पर ये सवाल उठा देना कि पुलिस नहीं कर रही है या पुलिस बच्चे को नहीं ढूंढ रही है, सर ने बड़ी अच्छी बात बताई थी कि आप क्या कर रहे थे जब आपका बच्चा आपके साथ रहने के बावजूद आपको छोड़कर चला जाता है, तो आपकी जिम्मेवारी बढ़ जाती है। और दूसरी बड़ी चीज़, फरीदाबाद पुलिस ने जिस तरह से कार्य किया है वो सच में काबिल तारीफ़ है। और ये ओपी सिंह सर ने ये भी शानदार बात कही है कि स्कूलों का, खासकर टीचर्स का, और आप अपने बच्चे के बिहेवियर को देखते रहिए। फरीदाबाद की करें तो एक ऐसा आंकड़ा सामने आया है जिसमें गांव ककड़ीपुर में दलित परिवार ने पंचायती जमीन पट्टे पर फसल बोई थी, जिसे दबंगों ने काट दिया। करीब 7.5 एकड़ पंचायती जमीन पर दलित परिवार ने गेहूं की फसल बोई थी, जिसे गांव के ही दौलत राम पर काटने का आरोप लगा है। जी, उनकी वजह से ये यहाँ पर काम रोका गया है और इंचार्ज ने बताया कि यहाँ पे जब तक फैसला नहीं हो जाता तब तक कोई काम नहीं होगा। तो इसके लिए आपकी ड्यूटी लगाई गई यहाँ पे। तो जो पट्टे वाले हैं दोनों कहाँ के हैं? ये दोनों ही ककड़ीपुर के हैं जी। और ये अभी दोनों के दोनों चौकी में गए हुए हैं, वहाँ पे उनकी आपस में बात हो रही है। सेक्रेटरी को भी वहाँ पे बुलाया हुआ है। तो मेरा संजय है जी। संजय कहाँ से है? हम गांव ककड़ीपुर से है जी। धीरज क्या लगता है? धीरज मेरा भाई है जी। संजय क्या है ये जो फसल का जो मामला चल रहा है, जमीन का जो मामला चल रहा है, क्या मामला है? ये बाबूजी 2 वर्ष के लिए ग्राम पंचायत ककड़ीपुर से इसने 2 वर्ष के लिए पंचायत से पट्टा लिया था जी, 7.5 किला का जी, 2,47,000 रुपये में। 47,000 रुपये मौके पे ही कहा के जब पट्टा छोड़ा था 47,000 रुपये भर दिए। आगरा कैनाल में एक अनजान शख्स का शव नहर में मिला। इस बात की सूचना स्थानीय पुलिस को दी गई। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची। हमारे पास सुबह किसी राहगीर ने सूचना दी थी कि आगरा कैनाल में एक व्यक्ति की डेड बॉडी बह रही है। जो सूचना पाने के उपरांत हम मौके पर पहुंचे और हमने जो है डेड बॉडी को नहर से बाहर निकाला और बाहर निकालने के बाद में उसको जो है पोस्टमार्टम के लिए बीके भेजा जा रहा है। 72 घंटे शिनाख्त के लिए हम इसको रखेंगे और आसपास के जो थाने हैं उनमें हम इसकी सूचना देंगे। अखबार और जो है जितने भी जो मीडिया के जो चैनल हैं, माध्यम है, उनके द्वारा हम इनकी शिनाख्त की प्रयास करेंगे। पोस्टमार्टम के बाद में जो भी पोस्टमार्टम रिपोर्ट आएगी उसी आधार पर जो है मुनासिब कार्रवाई। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देखते रहिए इंडिया न्यूज़।